जय हिंद आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार, और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में उसको भी हम लोग देखेंगे और डील करेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पे, एसिड एंड बेस। और मैं डायरेक्ट इधर उधर की बातें ना करके सीधे आपको बताना चाहूँगा कि अम्ल और क्षार से जुड़ी जो संकल्पनाएँ हैं वो मुख्य रूप से 3 लोगों ने दी हैं। तो ये 3 तरीके के हम पढ़ते हैं। पहला होता है आपका आर्हीनियस का नियम, ठीक है। इन्होंने बताया होगा कुछ कि अम्ल क्या होंगे, क्षार क्या होंगे, उसको हम देखेंगे। दूसरा होता है ब्रस्टेड लॉरी का नियम, मैं इसको इंग्लिश में भी लिखता हूं आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा आर्हीनियस रूल, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ब्रस्टेड लॉरी, ठीक है, ब्रस्टेड लॉरी रूल एसिड और बेस के लिए। और थर्ड होगा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यानी कि लुईस की अम्ल क्षार संबंधी संकल्पना, ठीक। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है। मैं आपको शुरू में ही थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देता हूं, उसके बाद हम फिर एक एक टॉपिक लेकर शुरुआत करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा आर्हीनियस, उन्होंने अम्ल के बारे में क्या कहा था कि जो एसिड होंगे वो जल में, जब भी हम किसी कंपाउंड को, यौगिक को विलय करेंगे, तो अगर वो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है तो उसे उन्होंने एसिड कहा, अम्ल कहा। और साथ ही उन्होंने क्षार की जो परिभाषा बनाई, ठीक, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी यौगिक को आप जल में विलय करते हैं, ठीक, और उसके बाद अगर वो OH आयन, मतलब OH- आयन आपको देता है तो वो क्षार है। फिर जब ब्रस्टेड लॉरी की जो रूल आया, कुछ देखिए बेसिकली कमियां नहीं थी आर्हीनियस में, लेकिन वो पूरी तरीके से बहुआयामी नहीं था परिभाषा अम्ल क्षार के लिए। कुछ कुछ जो थे अम्ल या क्षार जो कह लीजिए, जो उस परिभाषा से वंचित रह गए थे। तो उसके बाद ब्रस्टेड लॉरी की जो संकल्पना आई, उन्होंने बताया कि अम्ल जो होंगे, यानी कि एसिड जो होंगे, वो होंगे प्रोटॉन दाता, ठीक, और जो क्षार होंगे वो होंगे प्रोटॉन ग्राही। इसी क्रम में फिर लुईस का है, लुईस अम्ल क्षार संकल्पना। तो लुईस महोदय ने कहा कि जो अम्ल होंगे वो होंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले, यानी कि लोन पेयर एक्सेप्टर, और जो क्षार होंगे यानी कि जो बेस होंगे वो होंगे लोन पेयर डोनर। तो अब मैंने तीनों के बारे में आपको ब्रीफली एक आइडिया दे दिया है, और हम पढ़ने जाते हैं और धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या किन्होंने कहा, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे आज के टॉपिक का यही रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज आर्हीनियस का जो नियम है, जो रूल है एसिड और बेस को लेके। तो इनका जो कहना था कि भाई एसिड जो होंगे वो आप किसी भी यौगिक को, ठीक, जल में अगर विलय करते हैं, यानी इनके हिसाब से कि अम्लवीय पदार्थ जिन्हें जल में विलय करने पर, अम्लवीय पदार्थ जिन्हें जल में विलय करने पर क्या करे, वो जल में विलय करने पर H+ आयन प्रदान करे, ठीक। सिंपल सा डेफिनेशन इन्होंने दिया कि अगर ऐसा कोई जैसे कि अब एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं HCl है, H2SO4 है, ठीक। तो कोई 1-2 एग्जांपल्स, अब इनको आप जैसे जल में घोलेंगे या विलय करेंगे तो ये आपको क्या करते हैं, H+ देते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूं कि अगर HCl है तो ये H+ और Cl- में टूटेगा, यानी कि विलय करने पर क्या दे रहा है आपको, H+ आयन, यानी कि आर्हीनियस के अनुसार ये क्या होंगे, अम्ल होंगे। अब इसी के बाद उन्होंने जो क्षार है यानी कि जो बेस है उसके लिए कहा कि क्षारवीय पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घुलने पर या जल में घुलने पर क्या करते हैं, OH- आयन
प्रदान करते हैं। देखिए डिफिनीशंस वगैरह तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समझाने में फोकस करूंगा, ठीक। तो अब इस तरीके के कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना भी चाहिए, कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से बहुत कम ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक रूल है, तो जनरली नहीं आता है। आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन आएगा, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, और आपका जो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, उन लोग के डिस्कशंस करेंगे हम लोग, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्वेश्चंस वहाँ से बन के आते हैं। या फिर आएंगे आपके खास करके लुईस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, यानी कि अम्ल क्षार संबंधी उदाहरण है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो अब ये इनको भी अगर आप तोड़ेंगे, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, कि भाई NOH है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये Na+ और OHI-, तो ये यहाँ पे OH बाहर आ रहा है। तो जल में घुलने पर जो H+ आयन दे वो अम्ल और OH- आयन दे वो क्षार, ऐसा आर्हीनियस ने कहा और बताया। अब ये जो है, ये परिभाषा सारे ही अम्ल और क्षार के लिए सटीक नहीं बैठती है, ये एक तरीके से सीमित हो गई। गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सीमित हो गई। तो अब इसके बाद समय के साथ इसमें परिवर्तन आया, और इसके बाद ब्रोस्टेड-लॉरी है, तो उन्होंने फिर इसके बाद नई संकल्पना को प्रस्तुत किया हमारे सामने अम्ल क्षार से संबंधित। अच्छा, इसमें एक कमी क्या रह गई? तो कमी ये रह गई कि जो यौगिक जल में घुलनशील नहीं है, तो उनका निर्धारण करना कि भाई ये अम्ल है कि ये क्षार है, ये हमारे लिए संभव नहीं था उस समय। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे आप, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा AlCl3, PCl5, PCl3, तो इस तरीके के कुछ हैं जो आप जल में घोलिएगा तो वो घुलनशील नहीं होंगे। और प्लस अगर घुलनशील अगर होते भी हैं तो H+ और OH- आपको यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इनकी परिभाषा के आधार पर अगर H+ आयन दिया तो अम्ल और OH- आयन दिया तो क्षार, तो यहाँ ना आपको H+ आयन मिलेगा ना OH- आयन मिलेगा, तो आप बता ही नहीं पाएंगे आर्हीनियस के अनुसार। लेकिन ये चूंकि खुद भी अम्ल है, तो अब आगे चलते हैं ब्रोस्टेड-लॉरी के पढ़ने के लिए। तो हम डिस्कस करने वाले थे ब्रोस्टेड-लॉरी की अम्ल क्षार संबंधी जो भी अवधारणा थी। तो जो ब्रोस्टेड-लॉरी थे, उन्होंने इसमें क्या चेंज किया होगा, यानी कि इसको मैं डायरेक्टली रूल लिख दे रहा हूं। ब्रोस्टेड-लॉरी का जो अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा था, अब हम इसको देखते हैं। सिंपल, मैं पूरा डिफिनीशन बार बार लिखने नहीं जाऊंगा, ठीक, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो भाई एसिड है, यानी कि जो अम्ल है, देखिए ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल, मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको ये चीज बोल दिया था, आपने नोटिस किया होगा। तो वो क्या करेंगे, H+, यानी कि जो अम्ल होंगे H+ मतलब H+ आयन क्या करेंगे, ये डोनर होंगे, यानी कि इसी को हम लोग हिंदी में अगर लिखे तो लिखेंगे कि जो अम्ल होंगे वो क्या होंगे, प्रोटॉन दाता। अम्ल क्या होंगे, प्रोटॉन दाता होंगे। और इसी क्रम में इन्होंने बेस के लिए बोला, यानी कि जो क्षार है उसके लिए बोला कि जो क्षार है वो क्या करेंगे, H+। यहां बात H+ आयन की हुई है। आर्हीनियस के समय पे हमने कहा था कि जल में घोलने पर H+ आयन दे तो अम्ल और OH- आयन दे तो वो क्षार। लेकिन यहां दोनों जगह बात H+ आयन की हो रही है। आपको ये तीनों को बड़े अच्छे समझना है, इस पूरे चैप्टर में बस इन तीनों को ही आप अच्छे से जान लें तो आपका पूरा काम हो जाना है। तो ये एक्सेप्टर, यानी कि जो क्षार होंगे वो होंगे, उनका जो नेचर होगा वो होगा प्रोटॉन का ही, ऐसा ब्रोस्टेड-लॉरी ने कहा था। ठीक, तो ये बड़ी ही सिंपल भाषा में आपने जान पाया। अम्ल क्या होंगे, H+ डोनर, प्रोटॉन दाता, और बेस क्या होंगे, H+ एक्सेप्टर, यानी कि जो H+ आयन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी प्रोटॉन ग्राही होंगे। अच्छा, सिंपल कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बताता हूं, और एक चीज बड़ी ही अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों के डिफिनीशंस को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि जो कंफ्यूजन है बच्चों को केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस बन के आते हैं तो वो पूरा निचोड़ रहता है। अगर आपसे सिंपल पूछ दे कि भाई ब्रोस्टेड-लॉरी के अनुसार ये अम्ल है या क्या क्षार है, सिंपल आप एग्जांपल देखेंगे, कहाँ से भाई H+ निकल रहा है, कौन प्रोटॉन दाता है, उसके हिसाब से आप उसको टिक कर लेंगे। कभी आर्हीनियस के हिसाब से पूछ दिया तो उस तरीके से आप उसको टिक कर लेंगे। लेकिन जब लुईस आता है तो वहाँ पे आप लोन पेयर देख लेंगे। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आता है, निकल के आता है बन के बढ़िया क्वेश्चन, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन जरूर होते हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स करवा दूँ आप लोगों को, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे कि इसके लिए हम लेते हैं HCl। अब HCl जो है वो H+ और Cl- में टूटा,
यहां पे H प्लस आयन निकल रहा है, यानी कि बाहर जा रहा है। तो ये देने वाला है कौन? तो ये देने वाले हैं भाई HCl महोदय। तो ये जो देने वाला है, यानी कि ये अब दाता बन गया। और किस चीज का दाता बना? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का जो दाता बना वो कहलाता है अम्ल, यानी कि ये कहलाएंगे एसिड। किसके अनुसार? ब्रोस्टेड-लॉरी के अनुसार। सिंपल, आपने देखा कि HCl ने H प्लस डोनेट किया है, प्रोटॉन दाता बना है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे ब्रोस्टेड-लॉरी के हिसाब से। अच्छा, यहां पे भाई NH3 है, उसमें हम लाते हैं और हम बनाते हैं इसको अमोनियम आयन NH4 प्लस। एक H आया, जुड़ गया इसमें। ठीक, अब यहां पे ग्राही कौन है? किसने ग्रहण किया? आप ध्यान से देख पाएंगे ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ग्रहण किसने किया है? NH3 ने। जो प्रोटॉन है वो आके जुड़ा है NH3 में, यानी इसने ग्रहण किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ब्रोस्टेड-लॉरी के हिसाब से क्षार। तो आप बिल्कुल देख पाए कि जिसने दान किया प्रोटॉन का वो कहलाया अम्ल, यानी यहां पे HCl क्या हुआ? अम्ल। और जिसने ग्रहण किया वो क्या कहलाया? क्षार। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज अच्छी और इसके साथ समझाने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, तो वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से गेन कर पाएंगे। और वो जो टॉपिक है वो है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। और एक बड़ा ही सुंदर शानदार सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, कि जिससे आपको डाउट्स नहीं आएंगे। और आप, सबसे बड़ी बात है ना कि आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको सही टिक करके आइए। अब उसके लिए मैं पूरी किताब का निचोड़ ला के यहाँ पे रख रहा हूँ आपके लिए। बड़ी मेहनत से हमने खुद के अपने जो ट्रिक्स हैं वो बनाए हुए हैं, मेहनत किया हुआ है, नोट्स में हमारे है वो। तो अब मैं आपको यहाँ परोस रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा हम लोग के ऊपर, भरोसा रखना होगा कि हम कोई भी सिंगल टॉपिक आपका स्किप नहीं करने वाले हैं। हाँ, बाकी लोगों की तुलना में आपको लग रहा होगा कि कम है, लेकिन ये समझिए कि पूरा निचोड़ है वो। तो अब हमारा जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है कंजुगेट एसिड एंड बेस। मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार। संयुग्मी अम्ल क्षार, सिंपल इसको कहा जाए तो एक जोड़ा बनाया जाएगा, एक पेयर बनाया जाएगा, ठीक है, अम्ल और क्षार का। और एक चीज टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि संयुग्मी अम्ल और क्षार टेम्पररी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये चीज पहले से लॉक्ड है, देखिए जिन्होंने पढ़ा है वो चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, या किसी के लिए नहीं होगी तो मैं उनके लिए बता रहा हूं, मतलब ऐसा मैं कुछ ओवर नहीं करने जा रहा हूं। तो कंजुगेट एसिड और बेस की जब बात की जाएगी तो ये टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। तो कहीं आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा कि भाई HCl को मैं बोल रहा हूँ वहां पे कंजुगेट बेस, तो वहां पे एक दिमाग में विरोधाभास आपके आएगा। तो उसको थोड़ी देर के लिए विराम देना है और भरोसा रखना है, साथ में चलना है। लेके मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ही डायरेक्ट आपको समझाता हूं, तो परिभाषा वगैरह जो कुछ भी है आपको क्लियर होने लगेंगी। तो अब कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे कि मैंने लिया HNO3 और इसको तोड़ा तो ये टूटा, ठीक, ये एक था। मैं पूरे सबको पहले एक बार लिख दे रहा हूं और उसके बाद आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इसमें कौन कंजुगेट बेस है, कौन कंजुगेट एसिड है, ठीक, यानी संयुग्मी अम्ल है और संयुग्मी क्षार है। H2S HS माइनस, ठीक। थर्ड वाला ले रहा हूं मैं NH3, तो इसको हम लोग NH2 माइनस। और एग्जांपल्स अगर मैं लूं NH3, इसी के साथ में यहाँ पे आपको एक और इसी के जैसा ले लेता हूँ। इस तरीके के एग्जांपल से क्या होता है कि जो हमारा डाउट्स रहता है ना वो क्लियर होता है और बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होता है, ठीक। सेम इसी तरीके का एक और ले लेता हूँ CH3। आप लोग देख पा रहे हो कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। और इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। एक और सिंपल सा ले लेते हैं, ठीक। और एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग लास्ट में, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। तो HNO3 है, यहाँ पे ये टूटा है H प्लस और NO3 माइनस में। और मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिख दिया, आप लोग को नहीं बताया कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड किसे कहेंगे या कैसे पहचान करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि जहां भी हाइड्रोजन कम हो रहा होगा, जहां भी हाइड्रोजन कम हो रहा होगा और निगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, हाइड्रोजन कम हो रहा होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, उसको हम कहेंगे कंजुगेट बेस।
सिंपल सा मैं आपको लंबा चौड़ा 2-3 लाइन का नहीं लिखवा के मैं एकदम शॉर्ट में लिखवा रहा हूं कि मेरा भी समय बचे और आपका भी समय बचे और एक खूबसूरत सा एक टॉपिक निकल के आया बाहर। तो देखिए हाइड्रोजन क्या कह रहा हूं मैं, कम होगा और निगेटिव क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, यानी कि ऋणावेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप उसको क्या कहेंगे, संयुग्मी क्षार। ज्यादा सोचना नहीं है, विरोधाभास में नहीं जाना है, बिल्कुल कंजुगेट बेस क्या कहलाएगा, जहां पे आपको हाइड्रोजन कम होता नजर आए और ऋणात्मक चार्ज यानी कि ऋणावेश बढ़ता नजर आए। और ठीक इसके विपरीत आप कंजुगेट एसिड किसको कहेंगे कि भाई जहां पे हाइड्रोजन बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज भी आपको बढ़ता नजर आए। तो आप एक को याद कीजिए, दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग कह देंगे उसका संयुग्मी अम्ल। अच्छा, एक के बगैर दूसरे को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे। अब ये HNO3 है, H+NO3-। अब यहां पे कंजुगेट बेस आप किसको बोल सकते हैं, इसको या इसको। इसमें से H+ बाहर गया और NO3 जो आपको माइनस नजर आ रहा है, इस पे ऋणावेश बढ़ा है और H की कमी भी हुई है। मतलब ये आपका क्या हुआ, कंजुगेट बेस यानी कि संयुग्मी क्षार। तो अगर ये संयुग्मी क्षार है तो ये उसका क्या हुआ, संयुग्मी अम्ल। ठीक, अब आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा था और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आए भी हैं और कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाऊंगा भी। तो आपको समझ में आया। यहां पे देखिए जब ये इससे टूट रहा है तो ये H+ और NO3- में, तो ये H से बाहर निकला, H की कमी आई, साथ ही साथ ऋणावेश बढ़ा, तो इसको हमने क्या कहा, संयुग्मी क्षार। और इसको क्या कहा, उसके ही रिस्पेक्ट में पेयर में देखना है आपको, तो ये उसका क्या हुआ, संयुग्मी अम्ल। दूसरा देखिए, दूसरे में भी आप देख पा रहे होंगे कि H2S में से यहाँ 2 हाइड्रोजन नजर आ रही है, यहाँ आपको 1 नजर आ रहा है, हाइड्रोजन की कमी आई और साथ ही साथ ऋणावेश बढ़ा, यानी कि ये भी आपका क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा आपका, कंजुगेट एसिड, संयुग्मी अम्ल। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, NH3 है, NH2- है, यहां भी हाइड्रोजन की एक कमी आ रही है और ऋणावेश बढ़ रहा है, यानी कि ये भी आपका कंजुगेट बेस हुआ और ये उसके रिस्पेक्ट में उसका कंजुगेट एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NH3 है, NH4+ बन रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन कहीं से आके जुड़ रहा है और साथ ही आपको देखने मिल रहा है कि धनावेश में वृद्धि हो रही है। तो इसको मैंने कहा था अम्ल बोलना है, तो यह होगा आपका कंजुगेट एसिड, यानी कि संयुग्मी। बड़ा ही आसान है, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस, यानी कि उसका संयुग्मी क्षार। 1-2 क्वेश्चन मैं और अच्छे करवाने वाला हूं आप लोग को, जैसे कि ये पूरा जो संयुग्मी अम्ल क्षार का जो थोड़ा बहुत जो भी डाउट आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, यहां सिंपल अब आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये ट्रिक आपको पकड़ के चलना है भाई, कि हाइड्रोजन अगर कम हो रहा है और ऋणावेश में बढ़ोतरी हो रही है तो संयुग्मी क्षार होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस, तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, उसका कंजुगेट एसिड। सेम क्वेश्चन, सेम देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और धनावेश की वृद्धि हो रही है, तो इस बार ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड, और ये उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कंजुगेट बेस। इसी एग्जांपल में CH3COOH जो था वो एसिड बना और इसमें क्या बन गया, बेस। तो वो डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन कम हो रहा है, ऋणावेश में बढ़ोतरी हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है आके, धनावेश में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड को यहाँ पे सिंपल ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी हाइड्रोजन निकल गया तो ये कंजुगेट बेस हो गया और ये कंजुगेट एसिड हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कंजुगेट बेस और एसिड यानी संयुग्मी अम्ल और क्षार को समझाने की कोशिश की। एक बढ़िया छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को मैंने बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी अब कुछ डाउट बचेगा इस टॉपिक से। बढ़िया है क्वेश्चंस, एक जो है उसको करते हैं हम लोग फिलहाल। जैसे कि H2S है, ठीक, पहले इसको तोड़ेंगे तो ये HS- में से एक हाइड्रोजन की कमी और आगे क्या, ऋणावेश, ठीक। तो अब इस केस में आप बता दीजिए, या देखिए यहां पे ऋणावेश आ रहा है, हाइड्रोजन की कमी, मैंने क्या कहा था, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कंजुगेट बेस यानी संयुग्मी क्षार। तो यहां पे हमने लिखा संयुग्मी क्षार, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, कंजुगेट एसिड, ठीक। अब इसी रिएक्शन को मैं आगे फर्दर करता हूं तो ये हो जाएगा S-2, H निकल गया,
ऋणावेश में बढ़ोतरी हो गई, फिर से वही काम हुआ भाई, इस बार इसमें से हाइड्रोजन निकला और ऋणावेश में बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए इस बार आप कंजुगेट बेस किसको बोलेंगे, इसको, ये है आपका संयुग्मी क्षार। तो इसका संयुग्मी अम्ल कौन होगा, ये है आपका संयुग्मी अम्ल। अब इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक ही समय पर ये जो HS माइनस है ये दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, कि एक समय पे कंजुगेट बेस की तरह और एक समय पे कंजुगेट एसिड की तरह, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार दोनों की तरह कार्य कर रहा है। तो इस तरीके के जो होंगे इनको हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। और एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हिंदी में कहते हैं हम इन्हें उभयधर्मी। और मैंने शुरू करने से पहले ही बताया था कि ये टेम्पररी होते हैं, संयुग्मी अम्ल और क्षार परमानेंट नहीं होते, इसीलिए ये दोनों तरीके का नेचर प्रदर्शित कर पाया कि भाई ये एक समय पे क्या था आपका, इस रिएक्शन में कंजुगेट बेस था और इस रिएक्शन में क्या हो गया, कंजुगेट एसिड हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि वो आपको करवाना चाहिए, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान दे पाएंगे कि H3PO4 है, ठीक, ये आगे इसमें से एक हाइड्रोजन जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बन गया H2PO4 माइनस, अगेन ये इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने और कम किया, ये हो गया HPO4 माइनस 2, और फिर मैंने हाइड्रोजन पूरी तरीके से हटा दिया तो ये हो गया PO4 माइनस 3। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन कंजुगेट बेस है, कौन कंजुगेट एसिड है, संयुग्मी अम्ल कौन है, संयुग्मी क्षार कौन है। तो ध्यान देंगे, इसमें से पहले इन दोनों को देखते हैं, उन दोनों को अभी रोक देते हैं। तो यहां इन दोनों में अगर आप रिलेशन देख पाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन एक कम हुआ और साथ ही साथ ऋणावेश में वृद्धि हुई हाइड्रोजन के जाने से। तो इसको मैंने क्या कहा था, कंजुगेट बेस, और इसके रिस्पेक्ट में ये इसका क्या होगा, कंजुगेट एसिड। मैं एरो भी बनाते चलता हूं साथ में, ठीक। तो कंजुगेट एसिड ये हो गया और ये हो गया कंजुगेट बेस। अब इसको छोड़ते हैं, इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में देखिए तो H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2, आपको कहां कमी दिख रही है हाइड्रोजन की, इसमें, और साथ में क्या हुआ, ऋणावेश में वृद्धि। और मैंने यही बार बार कहा है कि जब हाइड्रोजन में कमी और ऋणावेश में वृद्धि होगी उसको हम लोग कंजुगेट बेस कहेंगे, संयुग्मी क्षार कहेंगे, ठीक। तो अब इस बार के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा आपका कंजुगेट बेस और ये हो गया आपका कंजुगेट इसके रिस्पेक्ट में एसिड, ठीक। अब हम इसको छोड़ते हैं, इसको और इसको देखते हैं। यहां पे भी सेम वही काम हो रहा है, हाइड्रोजन में कमी और ऋणावेश में वृद्धि, यानी कि नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा होने पर हम उसको क्या नाम देते थे, कंजुगेट बेस, यानी संयुग्मी क्षार। किसका संयुग्मी क्षार, तो भाई इस अम्ल का संयुग्मी क्षार, ठीक है। तो आप अब देख पा रहे होंगे हमारे पास कि ये आपका एसिड और ये आपको बेस के रूप में मिला, लेकिन ये दोनों जो मिले आपको, मैं इनको इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे कि हमको जो यहाँ पे H2PO4 माइनस और यहाँ पे HPO4 माइनस 2 जो मिला है, ये हमको एम्फीप्रोटिक की तरह मिला है। किस तरीके से मिला है, एम्फीप्रोटिक। एक वर्ड और यूज करते हैं शायद इसके लिए, एम्बिडियंट भी बोलते हैं शायद, इसको बोलेंगे हम उभयधर्मी। यहां पे उभयधर्मी से मतलब है कि वो दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, संयुग्मी क्षार की तरह, संयुग्मी अम्ल की तरह। आप देख पा रहे होंगे कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड की तरह। तो अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यानी लुईस की अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा थी, संकल्पना थी उसके बारे में कि लुईस अम्ल किसे कहेंगे, लुईस क्षार किसे कहेंगे, तो इस चीज को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए ध्यान देते हैं, मैं एक साथ दोनों को आपको समझाता हूं और उसके बाद फिर अलग अलग से भी समझाऊंगा, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो यहां पे लिखता हूं मैं लुईस एसिड, ठीक है, हिंदी में अगर लिख दूं मैं आपको साथ में ही, तो ये हो गया लुईस अम्ल, और इस तरफ मैं लिख देता हूं लुईस बेस, ठीक है, लुईस क्षार जिसे कहेंगे हम। तो अब मैं बता दूं आपको कि मैंने पहले भी कहा है कि जो लुईस एसिड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म को। एकाकी युग्म जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप सबको पता ही होगा।
यानी कि मैं यहाँ पे सीधे शब्दों में लिख देता हूं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये क्या होता है भाई, तो ये एक्सेप्टर होता है, ग्राही होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। और जब बात की जाती है लुईस क्षार की तो ये होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से दोनों को एक साथ समझाता हूं कि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो लुईस एसिड का जो एग्जाम्पल है वो है BF3, ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं। और इसका जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं वो होता है NH3। कैसे और क्यों होगा वो चीज़ हम समझने जा रहे हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो NH3 है उसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं भाई, N और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 फ्लोरीन। तो अब इस तरीके से इन दोनों का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। बोरॉन के बारे में हम जानते हैं कि 2 और 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और जो नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है उसका 2 और 5, ठीक। यानी कि बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे इसने साझा करके और इस तरीके से अपना अष्टक क्या कर लिया, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब उसके बावजूद यहां बाह्य कोश में कितने थे, 5, यानी कि कहीं ना कहीं 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। यहां पे 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। और इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कह सकते हैं उसे हम, एक लोन पेयर चाहिए। तो अब मैं इन दोनों को बस आपको समझाने के लिए एक साथ समझा रहा हूं कि इसको 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फंबल हो गया उसके लिए सॉरी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये चूंकि दे सकता है दाता, तो ये कहलाएगा लुईस क्षार, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है, इसलिए ये लुईस क्षार हुआ। और इसके पास जगह है ग्रहण करने की कि भाई कोई दे दो मैं ले लूंगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल BF3। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये इस तरीके से आया और इसने इसको दिया, ऐसा मान लेते हैं। तो 2 इसने इसको दिया, इस तरीके का लोन पेयर का जो शेयरिंग होता है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो शेयरिंग होता है, साझा होता है, इसके द्वारा जो बंध बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि हम बोलते हैं उसको उपसंयोजी बंध। मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, बाकी आपको और जो भी आगे के वीडियोस होंगे उसमें रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर या जो कुछ भी है उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएंगी। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं मैं कि ये आपका हुआ, मैंने बोला इसको लुईस एसिड, आप समझ पा रहे हैं कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड, और दूसरे को मैंने बोला लुईस बेस, कि जो दान करे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लुईस बेस। इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोला जाता है एडक्ट। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एडक्ट। अब मैं इसके साथ ही आपको फिर से लुईस अम्ल और लुईस क्षार की जानकारी देना चाहूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लुईस अम्ल और कौन कौन हो सकते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक। उसके बाद फिर से लुईस क्षार के बारे में जानेंगे कि भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस क्षार है तो उसके और कौन कौन से बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद आगे ध्यान दिया जाएगा। तो मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखता हूं। लुईस एसिड, भाई लुईस अम्ल का, तो लुईस अम्ल का एग्जाम्पल मैंने तो आपको पहले ही बताया कि BF3 होगा। इसके अलावा AlCl3 भी होगा। AlCl3 को भी मैं आपको समझा के दिखाता हूं कि भाई ये Al है तो इसमें Cl जुड़ गया, Cl जुड़ गया, Cl जुड़ गया। Al का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को पता ही होगा कि परमाणु क्रमांक 13 है, 2 8 3, बाह्यतम कोष में 3, वो तीनों के 3 देखिए यहां पे आप शेयर हो गए इन क्लोरीन्स के साथ।
लेकिन ऑक्टेट अष्टक को पूर्ण होने में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने, मतलब जो शेयरिंग है 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, यहां पे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। कोई दे तो ये मना नहीं करेगा कि हाँ भाई ठीक है दे दो। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो वही क्या कहलाएंगे, लोन पेयर, और लोन पेयर को ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए AlCl3 भी क्या होगा आपका, लुईस एसिड। ठीक इसी तरीके से ZnCl2, ठीक, और इसके अलावा आपका SnCl2 और भी बहुत सारा है। साथ ही साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो ये आपको केटायंस नजर आ रहे हैं, मतलब कि धानायन, यानी जो इस तरीके का धनावेश वाला है, इसको भी, यानी कि ये जो केटायंस है ये भी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब लुईस एसिड की तरह ये बिहेव करेंगे, ठीक, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सारे के सारे, मतलब कि ऑल केटायंस बिहेव लाइक लुईस एसिड, ये कहना गलत हो जाएगा। रीजन मैं बता रहा हूं कि इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको मैं करवाता हूं। देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस का, अपवाद का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको आपको जानना है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में उससे से निकल के आता है कि आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बुक रीडिंग किया, बढ़िया नोट्स तैयार किया, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए ज्यादातर एक्सेप्शन से, ठीक, और एग्जाम में हमारे 22 25 या 30 क्वेश्चन आएंगे, अभी फाइनल हुआ नहीं है, तो इस तरीके से हम देखेंगे इस चीज को। तो ये जो मैंने यहाँ पे Ag+, Cu2+, H+, तो ये लोग को मैं बोल रहा हूं कि ये लोग भी किस तरीके से बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला था एक्सेप्शन इसका, लुईस एसिड का, यानी कि अपवाद क्या होगा। तो अपवाद में आता है NH4+ पहला, और दूसरा आता है He3O+। मैं आपको समझाता हूं ये क्यों अपवाद हैं। देखिए ये हुआ N, ठीक। अच्छा एक चीज और बताइए कमेंट बॉक्स में, ब्लू मार्कर आप लोग को साफ साफ नजर आता है कि नहीं। और मैंने इसके साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब यहां पे देखिए पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर हो गए, और यहां पे आ गया एक प्लस चार्ज, ठीक। तो अब हम यहां देख पा रहे हैं कि NH4+ में जो टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर कितना है भाई, 8। अब अगर 8 है तो वो लेगा क्या, बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको आप लुईस अम्ल नहीं कह सकते। तो इस वजह से NH4+, मतलब आपको ये प्लस नजर आते हुए भी आप इसे लुईस एसिड नहीं कह सकते, ठीक। इसी तरीके से आप देख लीजिए O है, H और H से हमने जोड़ दिया, यहां पे 2 2 6 और साथ में इसका एक लोन पेयर ऑक्सीजन का, तो टोटल, अच्छा इसके साथ ही यहां पे एक प्लस, तो यहां पे भी जो टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनके टोटल नंबर कितने हैं, 8। अब यहां पे भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो अगर इसको जरूरत नहीं है, ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन दैट केस अब इसको लुईस अम्ल नहीं कह सकते। तो ये 2 मेरे पास एक्सेप्शंस थे, अपवाद थे। अब इसके अतिरिक्त हम पढ़ने चलते हैं वापस से लुईस क्षार को, ठीक। उसमें भी 1 2 एग्जांपल्स और अच्छे से आपको बता पाता हूं मैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। लुईस क्षार के बारे में हमने पढ़ा कि जो लोन पेयर लुईस बेस कि लोन पेयर का क्या करेगा, जो डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। मतलब कि जो दाता होगा लोन पेयर का वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस, यानी लुईस क्षार कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड करने जा रहा हूं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप टिक कर पाएंगे कि ऑल एनायंस, ठीक है, जो भी एनायन होगा सारे का सारा वो क्या होता है आपका, लुईस बेस, मतलब कि क्षार होगा। सारे के सारे एनायंस
जो ऋण आवेश वाले हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे लुईस क्षार होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिखवा देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास OH माइनस है, Cl माइनस है, Cn माइनस है, और हमारे पास NH2 माइनस है, NH माइनस 2 है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और नहीं भी याद रखिएगा तो अब ये याद रखिए ना कि ऑल एनायंस, वहां पे ऐसा नहीं था, ऑल केटायंस आपके लुईस अम्ल नहीं होते थे। ठीक है, मैंने अपवाद भी बताया आपको, बट ऑल एनायंस आर लुईस बेस। ठीक, और बाकी इसके एग्जाम्पल में हमने किसको देखा था, NH3 को, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके तो अब तक हमने पढ़ा आर्हेनियस का जो अम्ल क्षार के बारे में था, ब्रॉस्टन-लॉरी का पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लुईस अम्ल क्षार से संबंधित और संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार पढ़ा। उसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। इसने पूछा है कि इनमें से कौन लुईस क्षार है, मतलब इनमें से कौन लुईस बेस है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं Cu2+, Bf3, NiCO, नन ऑफ दिस। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपको पढ़ाया जब लुईस एसिड के बारे में, तो मैंने कहा कि जो केटायंस होंगे, जो धनावेश वाले होंगे, धनावेशित होंगे, वो क्या होते हैं, जनरली लुईस एसिड होते हैं, और ऑल एनायंस वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो भाई ये तो पहला आपका लुईस एसिड हुआ। Bf3 मैंने बताया लुईस एसिड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये Ni है, एक एलिमेंट है, ठीक है, निकल। तो आपका बच कौन गया, CO, तो आपका आंसर क्या होगा, CO। ठीक है, ये आपका क्या होगा, लुईस बेस होगा। इसके बाद आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। पूछा है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे, कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब कि ऐसा कोई भी जो चीज है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रबलम, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा है दुर्बलम, वीक एसिड। तीसरा है आपका प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे उसको। और चौथा है फिर आपका उभयधर्मी। ठीक है, तो अब मैंने इसको पढ़ाया है आपको, आप थोड़ा भी इसी लेक्चर में है पहले, तो हम जो भी अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो हमने उसे क्या कहा है, उभयधर्मी। तो इजीली आप क्वेश्चंस बना पा रहे हैं और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स में बना पा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे अपना टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहेंगे किसे, और इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं तो मोस्टली हम इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को जानने पहचानने के लिए, और उसके बाद एसिड और बेस का जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको देखने के लिए, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल भी देखना है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी करना है। चलिए, तो हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि जो जलीय विलयन में आयनित होते हैं, एवं इनके आयनित होने के कारण, ठीक है, इनसे क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह संभव होगा। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यानी आयनित होना मतलब आयोनाइज्ड होना। ठीक, अब इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आयनन का आयरन की जो कोटि है वो शून्य नहीं होगी। ठीक, सिंपल सा। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सब के बारे में पढ़ने लगेंगे। तो मैं इसके 2 टेबल्स बनाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य,
और एक तरफ आ जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो मैं पहले ही बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि अल्फा यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसमें लगभग 1 होगा, और इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 0 नहीं होता है, उससे ज़्यादा होगा, परंतु 1 से क्या होगा, कम होगा। अल्फा जो है ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, यानी कि आयनन की कोटि। आप एक चीज़ जानिए कि आपको लग रहा होगा ये ऑफ टॉपिक हो रहा है, ये ऑफ टॉपिक बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं आयनन की कोटि, ठीक। ये क्वेश्चन एसिड और बेस का ही है और आएगा भी एग्जाम में इसी तरीके से, ठीक, इसी तरीके से, ठीक। इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ऑल वीक एसिड्स आएंगे, यानी कि सारे के सारे दुर्बल अम्ल, और वीक बेस भी आएंगे, यानी सारे के सारे दुर्बल क्षार। इसमें आएंगे ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सारे के सारे प्रबल अम्ल और सारे के सारे प्रबल क्षार, ठीक। तो अब ये जो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार हैं, तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। थोड़े 2 मिनट आप लोग समय दीजिएगा तो। चलिए, पहला कैटेगरी रहेगा वीक एसिड का। आपको याद करना पड़ेगा कि वीक एसिड कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं। तो वीक एसिड के मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप लोग उसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। HCN, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद आपका आता है एसिटिक एसिड, और H2S, H3PO3, H2CO3, और एक आप लिख लीजिए H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ये हमारे कुछ वीक एसिड हैं, यानी कि दुर्बल अम्ल हैं, और इसको देख के आप बिल्कुल आश्चर्य में मत आइएगा, याद रखिएगा H3PO4 आपका क्या रहेगा, वीक एसिड ही रहेगा। अब अगला जो है हमारा, उसको याद कर लीजिए। वीक एसिड पढ़ने के बाद हमको पढ़ लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो है वो कौन कौन होगा, HClO4, ठीक है, H2SO4 और HNO3, और इसके बाद HX में आप ले सकते हैं HBr को, HI को, HCl को। तो ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना है आपको। जो बेस है, बेस में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, कुछ मैं लिख दे रहा हूं, आप देख पाएंगे कि जैसे कि वीक बेस, दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार में आ जाएगा आपका NH4OH, NH3, उसके बाद आ जाएगा RNH2, फिर आ जाएगा आपका पिरिडीन बोलते हैं। पिरिडीन का स्ट्रक्चर इस तरीके का रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके वीक बेस हुए। अब इसके बाद वीक बेस के बाद अगला आएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार। ये याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब प्रबल क्षार के लिए आप इतना याद रखिए कि जो क्षार धातु हैं या क्षारीय मृदा धातु हैं, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे क्या आते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। यानी कि अल्कली या अल्कलाइन मेटल्स का जो हाइड्रोक्साइड्स होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे कि NaOH, KOH, CSOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अल्कली मेटल्स हैं और उनके क्या है, हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। तो ये आपका वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि मैंने आपको बोला था कि अब हम पढ़ेंगे एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में, यानी अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में जानेंगे और क्लासिफाई करेंगे किसको, एसिड और बेस को।
तो मैं यहाँ पे शुरू में ही लिख दे रहा हूं और उसके बाद आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ H+ आयंस के आधार पर हम लोग क्षारीयता को ज्ञात करते हैं, यानी कि बेसिसिटी का जो सिंपल फंडा है आपको याद रखना है नंबर ऑफ H+ आयंस। क्या याद रखना है? नंबर ऑफ H+ आयंस। अब ये जो बेसिसिटी है इसके मैं पहले समझा दूं आपको, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा एक क्षारीय अम्ल, द्विक्षारीय अम्ल, त्रिक्षारीय अम्ल। तो ये होता क्या है, मतलब कि मोनो बेसिक एसिड। यहां पे क्षारीय, क्षार और अम्ल दोनों शब्द आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है HCl। तो इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यानी H+ आयन जहां से रिमूव होगा तो वो कहलाता है हमारा एकल क्षारीय अम्ल, मोनो बेसिक एसिड। और इस एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है। अगर ये बेस रहता तो एसिडिटी निकाली जाती, लेकिन चूंकि ये एसिड है तो इसकी बेसिसिटी निकाली जाएगी, यानी कि ये अम्ल है तो इसकी क्षारीयता निकाली जाएगी। और वो क्षारीयता कितनी होगी? तो जितने H+ आयन निकलेंगे, मतलब नंबर ऑफ H+ आयन जितने होंगे वो इसकी क्षारीयता होगी। तो इसकी भाई क्षारीयता यानी कि बेसिसिटी आप बता दीजिए, क्षारीयता का मान कितना होगा? सिंपल है 1। ये 1 है इसीलिए इसको हम लोग एकल क्षारीय अम्ल भी कहते हैं। अब मैं और एग्जांपल्स करवाता हूं कि आप और अच्छे से समझ पाएं। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग, और एग्जांपल नंबर 2 है H2SO4। यहां पे हमारे पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। तो यानी कि जो इसकी बेसिसिटी है कितनी हो गई? 2 होने के कारण इसको हम लोग बोल देंगे डाई बेसिक एसिड। इसी को नाम दिया जाता है द्विक्षारीय अम्ल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। गिव अप नहीं करना है, पढ़ना ही है। अगला जो एग्जांपल है H3PO4। H3PO4 यहां पे आप कितने निकाल सकते हैं हाइड्रोजन आयंस? 3। तो इसकी बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता कितनी हुई? 3। अब क्षारीयता 3 हुई तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड, यानी कि त्रिय क्षारीय अम्ल, ठीक। अब एक एक्सेप्शन लेते हैं, ठीक है। एक अपवाद आना जरूरी है, बगैर उसका मजा नहीं आएगा। तो अपवाद में हम लेते हैं H3PO3। अब देखिए, इसको देखते ही आप बोलेंगे कि यहां एक ऐसा एकल हो गया, 2 था द्वि हो गया, 3 था त्रि हो गया, तो यहां भी 3 है तो ये भी त्रिक्षारीय अम्ल है। ऐसा नहीं है। इन सब का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के अगर आपको समझाने जाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि क्यों वो नहीं हो रहे हैं और क्यों इसका। तो मैं डायरेक्ट इसी का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूं। मैं इसके लिए इनको मिटा देता हूं। H3PO3 कि H3PO3 में ऐसा क्या है कि वो देखिए सेंटर एटम P और उसके साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया, एक OH हो गया, एक OH हो गया, 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अब देखिए, जब भी H+ आयन देने की बात कर रहे थे तो वो वहीं से निकाला जा सकता है। ये जो H+ है, H है, ये रिमूव होगा, ये दोनों ही नहीं रिमूव होंगे, ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं जब ये ON इस तरीके से किसी से विद्युत ऋणी तत्वों से जुड़ा होता है तो इसको, इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। विद्युत ऋणी तत्वों से ही क्या होता है? जुड़ा होता है। तो यही क्या होता है? बाहर निकलता है। तो हमारे पास ऐसे कितने हैं? 2। तो यहां कितने निकलेंगे? 2। तो अगर 2 निकलेंगे हाइड्रोजन तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? यानी क्षारीयता 2। और अगर क्षारीयता 2 होगी तो ये त्रि कहलाएगा कि द्वि? तो भाई द्विक्षारीय अम्ल। सीखने मिला कुछ नया? मजा आया? ठीक है, चलिए। जो भी रहा होगा परेशानी, दिक्कत, आप कमेंट में बताइएगा। हम और अच्छे तरीके से मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आएंगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा बेसिसिटी।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिडिटी। क्या है? एसिडिटी। अब इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पूछा है कि इसका संयुग्मी वो बताइए, क्षार बताइए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कॉपी में, आप लोग बोर्ड पे देखिए कि बोरिक अम्ल H3BO3 का संयुग्मी क्षार है बोला है। और इसको मैं इसके लिए भी पढ़ा रहा हूं, मतलब इस टॉपिक में भी इंक्लूड कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहां के लिए बचा कर रखा था। हमारे पास क्या दिया हुआ है? H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड को बोल रहा है कि इसका संयुग्मी क्षार बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास में, H2BO3 माइनस, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ पाएंगे केमिस्ट्री क्या है, आप इस क्वेश्चन से समझ पाएंगे कि क्यों इतना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, आपको क्यों सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, HbO3 2 माइनस, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो इनमें से क्या होगा? सिंपल, मैंने आपको जैसे पढ़ाया है कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड का कॉन्सेप्ट। आप बोलेंगे कि एक H निकाल देंगे सर, हाँ, यहाँ पे H2 बच जाएगा, BO3 है ये है, तो H2BO3 माइनस, ये आप टिक मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत, क्योंकि ये है केमिस्ट्री, रसायन, अपवाद आएगा ही आएगा। तो इसीलिए थोड़ा आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। लेक्चर्स लंबे होंगे तो ध्यान से बैठ के देखना पड़ेगा। एक बार देखिए, दूसरे बार में उसका नोट्स बनाइए। पहले बार में ही आप नोट्स बनाने जाएंगे तो ये गलत तरीका होगा, ठीक है। तो अब क्यों ऐसा हुआ, बनाते हैं इसको, कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप इसको समझ पाइएगा। अब ये B है, ये OH हुआ, ये OH हुआ, ये OH हुआ, ठीक। तो सब लोग बोलेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि O जो H है ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यही तो रिमूव होता है, तो इसको रिमूव होना चाहिए था। मैं जब आपको पढ़ा रहा था बेसिसिटी के बारे में तो बताया था ना मैंने कि एसिडिक हाइड्रोजन है जो विद्युत ऋणी तत्वों से जाके जुड़ता है, तो इसको क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। और ये 3 अलग हो रहा है, तो ये क्या कहलाना चाहिए? त्रिक्षारीय अम्ल, ट्राई बेसिक एसिड। लेकिन ये जो है ना, ये दिक्कत कर रहा है। ये क्या दिक्कत कर रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने देगा भैया? आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसके पास अभी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। भाई बोरॉन है, ठीक है, तो अब कमी है और उसके बावजूद ये दे दे, इतना दरिया दे लिया नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा? नहीं देगा। अब नहीं देगा तो ऑप्शन क्या है कि इसको मनाना पड़ेगा। अब मनाना पड़ेगा यानी कि इसको उल्टा देना पड़ेगा आपको। लेकिन ये कैसे होता है वो देखिए। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि पानी, जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। जल यानी कि H2O। H2O में होता क्या है? इसके पास रहता है यहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? एक इसको दे देगा, तो आगे हम बना देते हैं तो ये इस तरीके से नजर आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है। अब यहां पे उसने, और चूंकि उसने एक लोन पेयर दे दिया तो इसलिए O के ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़ा साथ दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये यहां पे जैसे इसने दिया, इसके ऊपर क्या आ गया? O के ऊपर प्लस, और O के ऊपर प्लस शोभा देता नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा इस वाले हाइड्रोजन को, ए भाई तू जा, O हम अपने ऊपर प्लस नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से होगा ये। इसका कंस्ट्रक्शन अगर मैं कर दूं संरचना अब, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको कुछ कंप्लीट सा नजर आने लगा। इसका स्टक पूरा हो गया, इसकी भी जिद पूरी हो गई, और साथ में एक H प्लस का क्या कर देगा? ये यहां से त्याग कर देगा। तो अब बताइए कि इसको मैं अगर O के साथ ही जोड़ दूं, चलिए OH ही ठीक है, तो साथ में इस O पर क्या आ जाएगा? माइनस। अब इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख दूं तो मैं कैसे लिखूंगा कि भाई B
OH4 और माइनस। अब देखिए कि ऑप्शन में कोई ऐसा है क्या, BOH4 माइनस, BOH4 माइनस। तो H3BO3 बोरिक एसिड का संयुग्मी क्षार क्या मिला आपको, BOH4 माइनस। तो ये है आपका केमिस्ट्री और इस लेवल का आपको पढ़ना है। जहां से पढ़िए एटलीस्ट ये लेवल मेंटेन करिए, मुझसे पढ़िए किसी और से पढ़िए, ठीक है, लेकिन ये एटलीस्ट ये मेंटेन करिए लेवल, तब जाके आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। तो अब यहां पे ये आ गया आपका संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल में जो मैं टॉपिक कंटिन्यू कर रहा था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने बताया। अब हमको बताना क्या था कि बेसिसिटी क्या होगी। तो बेसिसिटी क्या हुई भाई, इसने कितने हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने आया, 1। तो 1 हाइड्रोजन आया तो इसकी बेसिसिटी हो गई, क्षारीयता हो गई 1। और चूंकि क्षारीयता 1 हुई इसलिए भाई H3BO3 कैसा होगा, मोनो बेसिक एसिड, यानी कि एकल क्षारीय अम्ल, ठीक। तो इस तरीके से अम्ल का पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं एसिड पे। एसिड मतलब एसिडिटी यानी अम्लीयता। तो अम्लीयता भी ठीक इसी प्रकार से है। हमने बेसिसिटी में पढ़ा, क्या पढ़ा बेसिसिटी में, बेसिसिटी में पढ़ा नंबर ऑफ H+ आयंस जो निकलेंगे काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बता देंगे। अब जो एसिडिटी है इसमें नंबर ऑफ OH- आयंस पे डिपेंड करेगा। और उसकी तरह ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है और हम सिंपल ही पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें हम देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात खत्म करते हैं। जैसे कि NaOH, ठीक, यहां से कितना OH- निकल सकता है, 1। तो भाई इसकी एसिडिटी देखिए, ये बेसिक है, ये बेस है, क्षार है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी एसिडिटी। उसको हम लोग बोलेंगे अम्लीयता। कितनी आ गई भाई, 1। OH- यहां से 1 निकल रहा है तो अम्लीयता 1, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको एकल अम्लीय क्षार, यानी कि मोनो एसिड बेस, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से अगला जो है इसका CaOH ट्वाइस। तो यहां पे एसिडिटी कितनी हो जाएगी, अम्लीयता कितनी होगी, 2। तो ये क्या कहलाएगा, द्विअम्लीय क्षार, ठीक। थर्ड वाला है आपका AlOH थ्राइस। इसकी एसिडिटी कितनी होगी, तो 3। तो 3 होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिअम्लीय क्षार। अब ये टॉपिक भी हमारा हो गया, एसिडिटी बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जा रहा है शायद, सॉल्ट्स का, और जिसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको आपको पढ़ा देता हूं। सॉल्ट्स रह गया है, तो सॉल्ट्स को पढ़ते हैं हम लोग। लवण, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में, लवण के बारे में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आता हूं टॉपिक पे, टू द टॉपिक। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, शायद ये, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा KCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, CsCl, BeCl2, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसको आपको याद रखना है नाम के साथ। कभी कभी तो नाम से पूछ देता है, ठीक, और कभी कभी इसका पूछेगा कि एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, तो आपको बताना होगा K2SO4, इसके साथ आप लगाएंगे Al2SO4 थ्राइस, और साथ में आता है 24H2O, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O। इसको हम बोलते हैं पोटास एलम, या इसी को नाम दे देता है फिटकरी,
याद रखिएगा आप लोग, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ठीक, तो ये एक लवण था इंपॉर्टेंट। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट लवण है उसका नाम मैं लिखने जा रहा हूं और वो है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। इसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। ठीक, अब इसके बाद एक आता है FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 और साथ में यहां भी आएगा आपका 6H2O। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, मोहर लवण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, ये देखो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और उनका जलीय विलयन। तो ये कहलाता है, एक साथ बोलेंगे तो फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका ACF का, उस क्वेश्चन को बनाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसी कि जब एक सॉल्ट जब टूटता है, ठीक है, यानी कि जब एक लवण है जल से उसकी क्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो वो अम्ल और क्षार इन दोनों में वियोजित होता है, टूटता है। तो उस समय पीएच किस तरीके का रहेगा और वो किस पे निर्भर करेगा, अम्ल पे कि क्षार पे। तो आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है CH3COONA, इसकी अभिक्रिया कराई गई जल से। तो पहले ये टूटेगा कैसे भाई, तो CH3COO माइनस और प्लस Na प्लस, ये वियोजित हुआ। H2O है, H2O है मतलब H प्लस और OH माइनस है, तो H प्लस यहां जाएगा और OH माइनस यहां जाएगा। इस तरीके से ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे CH3COOH प्लस NaOH। अब मैंने आपको वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ाया है, तो अब पढ़ाया है तो आप मेरे को बता दो CH3COOH और NaOH क्या होगा। तो भाई आप तुरंत बताओगे कि सर ये वाला जो है ना, ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और ये क्या होगा आपका वीक एसिड। तो जब ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, अब ये एक विलयन तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस का प्रभाव रहेगा कि वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि जो आपका विलयन है किस तरीके का हो जाएगा, क्षारीय, बेसिक नेचर का। ठीक, और चूंकि जो बेसिक है उसकी जो पीएच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मोर देन 7। और ये आपके ACF का क्वेश्चन था कि जब CH3COONA मतलब सोडियम एसीटेट है, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे जल से तो जो बनेगा उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, उस बाकायदा ऑप्शन में है ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, 7 के समान। ठीक है, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन देख ही लीजिए, यही क्वेश्चन था आपका आया हुआ। ठीक, देख रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मैं पढ़ देता हूं यहां से कि विशुद्ध पानी में CH3COONA मिलाने पर पानी के पीएच में परिवर्तन होता है। ये इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए है क्या है, ग्रेटर देन 7, दूसरा है लेस देन 7, तीसरा 7 के समान, चौथा है ऑल, तीनों ही होगा, और चौथा है लास्ट ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा आपने जाना, पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। क्यों हुआ, क्योंकि इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। बेसिक नेचर क्यों हुआ, क्योंकि बेस जो बना इसमें वो स्ट्रांग बना, तो सॉल्यूशन जो हो गया वो बेसिक नेचर का हो गया। अब चलिए और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ठीक, इसी से रिलेटेड। CH3, क्या पता ये इस साल एग्जाम में आ जाए, CH3COO फिर से आप जल से इसको वियोजित करवाइएगा, अभिक्रिया करवाइएगा। तो पहले इसको तोड़िए, तो CH3COO माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा NH4, ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पे आएगा आपका H प्लस और यहाँ जाएगा OH माइनस, तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस ये बन जाएगा आपका NH4OH। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला बात क्या है कि NH4OH
और CH3COOH। इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है और बगैर कॉन्सेप्ट के कैसे आप क्वेश्चन को बना पाओगे, रटने वाली चीज़ नहीं है। तो ये भी आपका होता है वीक एसिड और ये होता है आपका वीक बेस। इसीलिए मैंने आपको स्ट्रॉन्ग, वीक, बेस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ाया। तो दोनों ही वीक वीक रहेगा, तो जो विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसका जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, उदासीन। और जब उदासीन हो जाएगा तो उसके पीएच का मान कितना होगा भाई, तो पीएच का मान हो जाएगा 7। तो इस तरीके का भी मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया कि एग्जाम में आएगा तो आप बना पाओगे, क्योंकि आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, इसके बाद खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक। इस बार इसको बदल देते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग NH4Cl प्लस डायरेक्ट H2O ले लेते हैं डायरेक्शन, ठीक है। ये लास्ट है आज का टॉपिक। अब देखिए NH4Cl H2O है तो ये NH4OH बनाएगा, ठीक, और HCl बनेगा। क्या बनेगा भाई, NH4OH प्लस क्या बनेगा, HCl। अब सबको पता है कि भैया ये तो वीक बेस होंगे, मतलब कि दुर्बल क्षार, और ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। तो अगर ऐसा हुआ, सॉल्यूशन जो है किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग वाले पे, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका जो नेचर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, एसिडिक यानी अम्लीय। तो अम्लीय होगा तो उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 पीएच स्केल से। तो इस तरीके से मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी 2-3 जो लगा मुझे जो सही है, जो बताना चाहिए आप लोगों को। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में पूरा कवर करवाया गया है एसिड बेस से रिलेटेड। अच्छा, एसिड किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो जो चीज़ें हैं वो इसकी टॉपिक हैं, बट वो जनरल उसमें आएगा, उसका अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगा। लेकिन एसिड और बेस से रिलेटेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आज कवर हो चुकी हैं। तो बिल्कुल एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी डाउट्स होगा आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद।